morning, dear students. In this video, we'll complete chapter number 4, Materials, Metal and Non-Metals, part 2nd. This video is based on NCERT solution, which means the question's answer is given in your NCERT book. Let's start. तो स्टूडेंट्स आज हम पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी सॉल्यूशन। एनसीईआरटी बुक आपके पास है तो आप उसको ओपन कर लीजिए, क्योंकि जब तक आप एनसीईआरटी की बुक ओपन नहीं करेंगे तब तक आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आएंगे। वैसे मैंने सारे क्वेश्चन और आंसर को यहाँ पर इंक्लूड किया है। ठीक है, तो पेज नंबर 53 ओपन कीजिए। वहाँ पर एक्सरसाइज के क्वेश्चन दिए हुए हैं। एक्सरसाइज में फर्स्ट क्वेश्चन है आपका। फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी बीटेन इनटू थिन शीट, यानी नीचे कुछ ऑप्शंस दिए हुए, उसमें कौन सा है जिसको हम थिन शीट में बीट कर सकते हैं, यानी यदि हम उसको बीट करें तो थिन शीट में वो कन्वर्ट हो जाएगा। तो हमने पहले भी आपको बताया था कि कोई भी चीज़ अगर थिन शीट में कन्वर्ट हो रही है तो उस प्रॉपर्टीज़ को हम बोलते हैं मेलाइबिलिटी। तो मेलाइबिलिटी किस में होती है, मेटल्स में या नॉन मेटल्स में? तो नॉर्मल तौर पर किस में होती है, मेटल्स में होती है। और आपके पास चार ऑप्शन यहाँ पर हैं। फर्स्ट है आपका जिंक, सेकेंड है आपका फास्फोरस, सल्फर एंड ऑक्सीजन। तो नॉर्मल तौर पे लिखा हुआ ऑप्शन आपका क्या कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी बीटेन इनटू थिन शीट, मतलब नीचे जो है उनमें कौन कौन सी चीज़ें हैं, कौन सी चीज़ है जिसको हम थिन शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो नॉर्मल तौर पे आपको पता है कि फास्फोरस जो होता है नॉन मेटल होता है, सल्फर जो होता है नॉन मेटल्स होता है, ऑक्सीजन भी नॉन मेटल्स होता है। सिर्फ यहाँ पर एक ही ऑप्शन है जिंक, जो कि मेटल है, और मेटल्स की प्रॉपर्टी होती है मेलाइबिलिटी, मतलब यदि हम उसको बीट करेंगे तो वो थिन शीट में कन्वर्ट हो जाएगी। मतलब योर आंसर इज जिंक, दैट्स योर करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, यानी नीचे जो कुछ स्टेटमेंट दिए हुए उसमें से कौन सा करेक्ट है। चलिए देख लेते हैं। लिखा हुआ है ऑल मेटल्स आर डक्टाइल, सभी मेटल्स डक्टाइल्स होते हैं। तो हमेशा ध्यान रखना, हम सभी मेटल्स की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि ज़्यादातर मेटल्स क्या होते हैं, डक्टाइल होते हैं। मतलब ये स्टेटमेंट आपका गलत है। सेकंड है ऑल नॉन मेटल्स आर डक्टाइल, जितने भी नॉन मेटल्स होते हैं वो डक्टाइल होते हैं। नहीं, ये भी आपका रॉन्ग है। नेक्स्ट है आपका जनरली मेटल्स आर डक्टाइल्स, जनरली, बिल्कुल जनरली मेटल्स जो होते हैं वो डक्टाइल होते हैं। तो ये आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। इसके बाद सम नॉन मेटल्स आर डक्टाइल, कुछ नॉन मेटल भी डक्टाइल होते हैं। तो ऐसा कोई भी नॉन मेटल नहीं है जो डक्टाइल हो, मतलब ये भी आपका गलत होगा। तो आपका राइट आंसर होगा कि जनरली मेटल्स और डक्टाइल्स, दैट्स योर राइट आंसर। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है पेज नंबर 54 में। तो आप ओपन कीजिए पेज नंबर 54। पेज नंबर 54 में जो क्वेश्चंस हैं, फिल इन द ब्लैंक्स, आपको जो ब्लैंक्स दिए हुए उनको फिल करना है, कंप्लीट करना है। तो पहला जो दिखा हुआ है ध्यान से देखना, फास्फोरस इज अ वेरी, फास्फोरस क्या है, बहुत ज़्यादा है। नॉन मेटल, नॉन मेटल है, बिल्कुल सही बात है। वेरी है और उसके बीच में ब्लैंक स्थान है, तो क्या होगा, इसका मतलब कि फास्फोरस जो होता है नॉन मेटल है, और साथ में क्या होता है कि बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है। तो यू कैन से वेरी रिएक्टिव, दैट्स योर आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है आपका मेटल्स आर, यानी जितने भी मेटल्स होते हैं वो क्या होते हैं, कंडक्टर्स। यस, दैट्स आर गुड कंडक्टर। जितने भी मेटल्स होते हैं हमने बात की थी वो क्या होते हैं, वो होते हैं आपके गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट। हीट के साथ साथ और किसके कंडक्टर्स होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी के। किसके, इलेक्ट्रिसिटी के। तो आपका ये आंसर हो गया आपका गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। नेक्स्ट है आयरन इज, हाँ, रिएक्टिव देन कॉपर, यानी कॉपर से लेस रिएक्टिव है या फिर हाई रिएक्टिव है। तो नॉर्मल तौर पे जो आयरन होता है वो कॉपर से क्या होता है, हाई रिएक्टिव होता है। ठीक, इसके बाद है मेटल्स रिएक्ट विथ एसिड टू प्रोड्यूस, यानी जो मेटल जो है एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो क्या प्रोड्यूस करता है। और आगे हिंट के लिए गैस है, तो कौन सी गैस निकलती है, तो वो होती है आपकी हाइड्रोजन गैस, यानी H2। और इसके जो सारे आंसर्स हैं वो नेक्स्ट स्लाइड में यहाँ पर लिखे हुए हैं। यहाँ पर क्या है कि फास्फोरस इज अ वेरी रिएक्टिव, नॉन मेटल्स है। इसके बाद जो मेटल्स होते हैं वो क्या होते हैं, गुड कंडक्टर्स होते हैं, किसके, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के। इसके बाद है आयरन इज मोर रिएक्टिव या हाई रिएक्टिव देन कॉपर, एंड मेटल्स आर विद एसिड प्रोड्यूस्ड हाइड्रोजन, यानी H2 गैस, दैट्स योर आंसर।
आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है कि मार्क टी इफ द स्टेटमेंट इज ट्रू, यानी यदि स्टेटमेंट सही है तो आपको ट्रू टी मार्क करना है, और मार्क एफ इफ स्टेटमेंट फॉल्स, यानी आपका कोई जो स्टेटमेंट है यदि आपका ट्रू है तो यहाँ पर आपका टी लिखना है, फॉल्स है तो फॉल्स लिखना है, यानी ट्रू फॉल्स का आपका क्वेश्चन है। चलिए मैं स्टेटमेंट सभी पढ़ देता हूँ फटाफट। तो पहला स्टेटमेंट यहाँ पर है जनरली, जनरली मतलब सामान्यतः नॉन मेटल रिएक्ट विथ एसिड, नॉन मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं। तो मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर अगर आपने नहीं देखा है तो इसका फर्स्ट पार्ट में हमने थ्योरी पार्ट को कवर किया था, वहाँ हमने बताया था कि जितने भी मेटल्स होते हैं वो एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं, पर नॉन मेटल एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं, मतलब आपका स्टेटमेंट क्या होगा, फॉल्स। नेक्स्ट आपका सोडियम इज अ वेरी रिएक्टिव एलिमेंट, जिससे जो सोडियम होता है वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव मेटल्स होता है, इसका मतलब ये भी क्या है, सही है। नेक्स्ट है आपका कॉपर डिस्प्लेस, कॉपर डिस्प्लेस करता है जिंक को फ्रॉम जिंक सल्फेट। तो कॉपर जो है जिंक सल्फेट से जिंक को डिस्प्लेस करता है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि कॉपर क्या होता है, जिंक से लेस रिएक्टिव होता है, तो लेस रिएक्टिव हाई रिएक्टिव को कभी भी डिस्प्लेस नहीं करता है, मतलब आपका ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, फॉल्स। नेक्स्ट है आपका कोल कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स, जो कोल मतलब जो कोयला होता है वो वायर्स के रूप में ड्रॉ किया जा सकता है। तो आपको पता है कि कोल का होता है कार्बन से बना होता है, कार्बन क्या होता है, नॉन मेटल होता है, और नॉन मेटल की प्रॉपर्टीज नहीं है डक्टिलिटी की, मतलब ये स्टेटमेंट भी आपका क्या हो जाएगा, फॉल्स। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सम प्रॉपर्टीज आर लिस्टेड इन द फॉलोइंग, कुछ प्रॉपर्टीज हैं यहाँ पर जो यहाँ पर लिस्टेड हैं, ये देखिए ये सारी प्रॉपर्टीज हैं जो लिस्टेड हैं ऑन द फॉलोइंग टेबल एंड डिस्क्रिप्टिव बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। आपको मेटल और नॉन मेटल दोनों में डिफरेंस बताना है ऑन द बेसिस ऑफ द प्रॉपर्टीज। ये जो प्रॉपर्टीज दी हुई है इनके बेस पे आपको दोनों में डिफरेंस बताना है। जैसे मान लेते हैं सबसे पहले अपीयरेंस की बात करते हैं, अपीयरेंस मतलब दिखता कैसा है, ठीक है। दूसरा हार्डनेस की बात कर रहे हैं, कौन सा हार्ड है कौन सा नहीं हार्ड है। मेलाइबिलिटी की बात करें, ठीक है, अपीयरेंस की बात हमने कर ली, हार्डनेस की बात कर ली, मेलाइबिलिटी की बात कर ली, कौन मेलाइबल है कौन नहीं है, डक्टिलिटी की बात कर ली, कंडक्शन ऑफ हीट की कंडक्शंस की बात कर दिया, कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की बात कर ली। तो इन दोनों में मेटल्स और नॉन मेटल्स में क्या डिफरेंस होते हैं, ये आपका प्रश्न पूछता है। आइए आंसर देखते हैं। तो आंसर क्या है, अगर हम बात करेंगे अपीयरेंस की, तो जितने भी मेटल्स होते हैं वो क्या होते हैं, लस्टर्स होते हैं, लस्टर्स मतलब शाइनिंग सरफेस के होते हैं, लेकिन जो नॉन मेटल्स होते हैं डल होते हैं, ठीक है। दूसरी बात अगर हार्डनेस की बात करेंगे तो मेटल्स क्या होते हैं, हार्ड होते हैं, जबकि नॉन मेटल्स क्या होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, क्योंकि ये सॉलिड लिक्विड और गैस तीनों स्टेट में पाए जाते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें मेलाइबिलिटी की बात करें, मेलाइबिलिटी क्या होता है कि कैन बी बीटन इनटू थिन शीट, यानी जो मेटल्स होते हैं वो मेलाइबल होते हैं क्योंकि वो पतली शीट में कन्वर्ट हो सकते हैं, जबकि जो नॉन मेटल्स होते हैं कैन नॉट बी बीटन इन थिन शीट, यानी नहीं हो सकते हैं, मतलब नॉन मेलाइबल होते हैं। इसके बाद डक्टिलिटी की बात की जाए, अगर डक्टिलिटी की बात करें, डक्टिलिटी में क्या होता है, कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स, वायर्स के रूप में कन्वर्ट हो जाता है मेटल्स, लेकिन नॉन मेटल्स कैन नॉट बी ड्रॉन इनटू वायर्स, वायर्स के रूप में कन्वर्ट नहीं होता है। अगर हम बात करें हीट की, तो हीट क्या होता है, हीट क्या है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट, जो मेटल्स होते हैं वो हीट के गुड कंडक्टर्स होते हैं, जबकि नॉन मेटल क्या होते हैं, नॉन मेटल आपके पुअर कंडक्टर्स होते हैं, किसके, हीट के, ठीक है। इसी तरह अगर हम कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की बात करें तो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी जितने भी मेटल्स होते हैं वो गुड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, जबकि जो नॉन मेटल्स होते हैं वो पुअर कंडक्टर्स होते हैं, किसके, इलेक्ट्रिसिटी के। तो ये दोनों के बीच में डिफरेंस है ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टीज। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है कि गिव रीजंस फॉर द फॉलोइंग, यानी नीचे कुछ स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, उनके आपको रीजंस बताने हैं, कारण बताने हैं। जैसे पहला जो स्टेटमेंट है वो लिखा हुआ है एल्युमिनियम फॉयल, एल्युमिनियम फॉयल आर यूज्ड टू रैप फूड आइटम्स, यानी एल्युमिनियम फॉयल को हम भोजन को रैप करने के लिए, फूड आइटम्स को रैप करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, आपको कारण बताना है। तो कारण क्या है, कारण है कि जो एल्युमिनियम फॉयल आर यूज्ड टू रैप फूड आइटम्स बिकॉज एल्युमिनियम मेटल इज मेलाइबल, क्योंकि एल्युमिनियम जो मेटल होता है वो मेलाइबल होता है, मेलाइबल मतलब एक थिन शीट में उसको कन्वर्ट कर सकते हैं, बहुत पतली थी, देयरफॉर इट्स कैन बी बीटन इनटू थिन फॉयल, और इसीलिए इसको हम फॉयल के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो जब फॉयल के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा तो उसमें हम रोटियों को या भोजन को आसानी से रैप कर सकते हैं। दैट्स योर आंसर। नेक्स्ट स्टेटमेंट आपका है इमर्शन। इमर्शन क्या होता है, इमर्शन रॉड इज हीटेड लिक्विड, यानी जब इमर्शन रॉड को हम हीट करते हैं, लिक्विड्स आर मेड अप ऑफ मेटेलिक सब्सटेंस, उससे हीट करने के बाद जो लिक्विड में क्या होता है, मेटेलिक सब्सटेंस बनते हैं। तो उसका रीजन क्या होता है, जितने भी मेटल्स होते हैं, मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स, बहुत अच्छे कंडक्टर्स होते हैं, किसके, हीट के एंड इलेक्ट्रिसिटी के। देयरफॉर इमर्शन रॉड्स फॉर हीटिंग लिक्विड्स
आर मेड अप ऑफ मेटेलिक सब्सटेंस, और यही रीज़न है कि जो इमर्सन होता है वो मेटेलिक सब्सटेंस बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है आपका कॉपर कैनॉट डिस्प्लेस। देखने यहाँ पे लिखा हुआ है कॉपर कैनॉट डिस्प्लेस जिंक फ्रॉम इट्स साल्ट सोल्यूशन। कॉपर जो है जिंक को जिंक सोल्यूशन से डिस्प्लेस नहीं करता है। इसका कारण क्या है, इसका रीजन क्या है, व्हाट इज द रीजन? तो रीजन क्या है कि नॉर्मल तौर पर आपको बताया कि जो कॉपर होता है वो जिंक से लेस रिएक्टिव होता है, और लेस रिएक्टिव कभी भी हाई रिएक्टिव को डिस्प्लेस नहीं करता है। देखिए यहाँ पर देख लेते हैं, तो यहाँ पर आपका होता है ए मेटल कैन डिस्प्लेस, एक मेटल जो है डिस्प्लेस कर सकता है किसको, लेस रिएक्टिव मेटल्स को, फ्रॉम इट्स साल्ट सोल्यूशन, उसके साल्ट सोल्यूशन से। लेकिन अगर हाई रिएक्टिव एलिमेंट है बट जिंक इज मोर रिएक्टिव, जिंक क्या होता है, ज़्यादा रिएक्टिव होता है देन कॉपर से, और यही रीजन है देयरफॉर कॉपर कैन नॉट डिस्प्लेस जिंक फ्रॉम इट्स साल्ट सोल्यूशन, और यही रीजन है कि जिंक को जो है डिस्प्लेस नहीं कर पाता है कॉपर। होप आपको समझ में आ गया। यहाँ पर एक रिएक्शन दी हुई है, रिएक्शन देख लेते हैं। कॉपर जिंक सल्फेट के साथ रिएक्शन करता है, तो जब जिंक सल्फेट के साथ रिएक्शन करेगा तो कॉपर जिंक से लेस रिएक्टिव है इसलिए डिस्प्लेस नहीं करेगा, इसलिए कोई भी रिएक्शन नहीं होगी। ठीक है, आगे देख लेते हैं। आगे हम बात करते हैं सोडियम एंड पोटेशियम आर स्टोर्ड इन कैरोसिन। सोडियम और पोटेशियम को हम कैरोसिन में क्यों रखते हैं? तो नॉर्मल तौर पे आपको पता है कि सोडियम और पोटेशियम हाई रिएक्टिव होते हैं, ऑक्सीजन और वाटर के साथ तुरंत रिएक्ट कर देते हैं, और रिएक्ट करने के बाद फायर आग लगा देते हैं। इसलिए हम ऑक्सीजन और वाटर मॉलिक्यूल से बचाने के लिए कैरोसिन ऑयल में स्टोर करते हैं। यानी सोडियम एंड पोटेशियम आर स्टोर्ड इन कैरोसिन बिकॉज दे आर हाईली रिएक्टिव elements, they can easily catch fire even when in contact in air, तो इसलिए हम कैरोसिन में रखते हैं। अगर आपने थ्योरी पार्ट नहीं देखा है तो थ्योरी पार्ट देख लीजिए, तो सारी चीजें आसानी से क्लियर हो जाएंगी। इसके बाद कैन यू स्टोर लेमन, क्या आप लेमन, लेमन मतलब होता है नींबू, कैन यू स्टोर लेमन पिकल इन एल्युमिनियम, यानी जो एल्युमिनियम के जो बर्तन हैं यूटेंसिल होते हैं उसमें क्या हम लेमन पिकल यानी लेमन का अचार रख सकते हैं क्या? एक्सप्लेन कीजिए। तो इसका आंसर क्या है, ध्यान से देखिए कि लेमन पिकल कैन नॉट बी स्टोर्ड इन एल्युमिनियम यूटेंसिल्स। इन जो एल्युमिनियम के बर्तन होते हैं, यूटेंसिल्स होते हैं, उनमें हम लेमन का जो पिकल्स होता है, अचार होता है, उसको नहीं रखते हैं। क्यों? इसका रीज़न क्या है कि जो लेमन जूस होता है, लेमन पिकल्स होता है, उसमें क्या होता है, उसमें एसिड होता है विच कैन रिएक्ट विद एल्युमिनियम, जो कि एल्युमिनियम के साथ रिएक्ट कर सकता है, जो कि मेटल है, एंड लिबरेटिंग हाइड्रोजन गैस, और हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगी, एंड देन कैन लोड टू द स्पॉइलिंग ऑफ द पिकल्स, जो कि अचार को खराब कर देता है, नष्ट कर देता है। यानी लेमन पिकल्स कैन नॉट बी स्टोर्ड इन एल्युमिनियम utensils because lemon pickles contain acid which can be react with aluminum metals and liberating hydrogen gas. This can lead to the spoiling of the pickle. Hope you have understand. आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच द सब्सटेंस गिवन इन कॉलम ए एंड देयर यूजेस गिवन इन कॉलम बी। यानी कॉलम ए में जो सब्सटेंस दिए हुए हैं उनके यूजेस दिए हुए हैं कॉलम बी में, दोनों को आपको मैच करना है कौन सा किसका यूजेस है, यानी मैच द कॉलम आपका क्वेश्चन है। तो आइए देख लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं गोल्ड। गोल्ड मतलब होता है सोना। तो सोना का यूज कहाँ होता है, चलिए ऑप्शंस में देख लेते हैं। थर्मामीटर में नहीं यूज होता है, इलेक्ट्रिक वायर में बिल्कुल नहीं यूज होता है, रैपिंग अप फूड बिल्कुल नहीं यूज होता है, ज्वेलरी, यस गोल्ड का यूज कहाँ होता है, ज्वेलरी में यूज होता है। इसका मतलब गोल्ड को हम किसके साथ मिक्स कर देंगे, हम मिक्स कर देंगे ज्वेलरी के साथ। दैट्स योर आंसर। क्लियर। नेक्स्ट है आपका आयरन। अब आपको देखना है कि आयरन का यूज कहाँ होता है। तो आयरन का यूज कहाँ होता है, देख लेते हैं। थर्मामीटर में नहीं यूज होता है, इलेक्ट्रिक वायर में नहीं होता है, रैपिंग फूड में नहीं यूज होता है, ज्वेलरी होता ही नहीं है, मशीनरी, बिल्कुल मशीनरी में आपका आयरन का यूज होता है। तो आपका आयरन का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका मशीनरी। नेक्स्ट है आपका एल्युमिनियम। एल्युमिनियम का कहाँ यूज होता है, तो आपको पता है कि एल्युमिनियम का यूज होता है हमेशा किसमें, एल्युमिनियम फॉयल बनाने में, यानी रैपिंग ऑफ फूड। नेक्स्ट है आपका कार्बन। कार्बन का यूज कहाँ होता है, तो कार्बन का यूज होता है फ्यूल। फ्यूल मतलब ईंधन के रूप में यूज होता है। कॉपर का यूज कहाँ होता है, तो कॉपर की वायर बनाई जाती है, बिल्कुल कॉपर की वायर बनाई जाती है, इसलिए कॉपर को इलेक्ट्रिक वायर से कनेक्ट कर देंगे। और मर्क्यूरी का यूज़ कहाँ होता है, तो मर्क्यूरी का यूज़ होता है आपका थर्मामीटर्स में। थर्मामीटर में जो लिक्विड होता है दैट इज मर्क्यूरी। तो ये सभी आपके आंसर है मैच द कॉलम्स से। यहाँ पर सारे आंसर से अलग से हमने अरेंज करके दिए हैं, सामने सामने का आंसर आपका राइट आंसर है। इसको आप अपने नोट्स में नोट डाउन कर सकते हैं। ओके, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, व्हाट हैपेंस व्हेन, क्या होता है जब
डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड इज प्योर्ड ऑन द कॉपर प्लेट, यानी डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड को यदि हम कॉपर प्लेट में रखेंगे तो क्या होगा, तो आपका आंसर है कि व्हेन डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, ध्यान रखना डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड इज प्योर्ड ऑन द कॉपर प्लेट पे यदि रखेंगे, देयर विल बी नो रिएक्शन, वहां पर कोई भी रिएक्शन नहीं होगा बिटवीन कॉपर एंड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, बिकॉज रीजन क्या है कि कॉपर इज लेस रिएक्टिव, कॉपर बहुत लेस रिएक्टिव होता है, हेंस द प्रोडक्ट विल बी फॉर्म, इसलिए कोई भी प्रोडक्ट फॉर्म नहीं होगा। सीधी सी बात है कि कॉपर का जो है जो आपके सल्फ्यूरिक एसिड है, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, उसके साथ कोई भी रिएक्शन नहीं होगी। अगला क्वेश्चन कहता है कि आयरन नेल्स आर प्लेस्ड इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, यदि आयरन नेल्स को हम कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डालेंगे तो राइट द वर्ड इक्वेशन ऑफ द रिएक्शन इन्वॉल्व, आपको जो रिएक्शन होगी उसको वर्ड इक्वेशन में भी लिखना है। तो यहाँ पर एक सबसे अच्छा एक्सपेरिमेंट आता है किसका, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। अगर कभी केमिस्ट्री लैब में आने का मौका मिला, उस समय दिखाने का मौका मिला, तो मैं आपको दिखाऊंगा एक बेहतरीन जादू, एक बेहतरीन मैजिक कि किस तरह से आयरन को हम कॉपर में कन्वर्ट कर देते हैं। तो आयरन को कॉपर में एक्चुअली कन्वर्ट नहीं करते हैं, बल्कि आयरन के ऊपर एक पतली थिन लेयर लगा देते हैं, किसकी, कॉपर की, क्योंकि यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है। कॉपर सल्फेट आपका ब्लू कलर का होता है, कॉपर सल्फेट में कॉपर अवेलेबल होता है, कॉपर का साल्ट होता है। जैसे ही रिएक्ट करता है आयरन के साथ, तो आयरन कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव होता है, और आयरन कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव होने की वजह से आयरन कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है, और जो आयरन होता है वो किसके साथ रिएक्ट कर जाता है, कॉपर के साथ, तो बन जाता है आयरन ऑक्साइड। और इसके अलावा जो आयरन बचती है उसके ऊपर कॉपर डिस्प्लेस होने के बाद उसके ऊपर एक लेयर लग जाती है। ठीक है, तो आयरन बीइंग मोर रिएक्टिव बीइंग डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, इन दिस रिएक्शन द ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट फीड एट देयर इज डिकम्पोजिशन ऑफ कॉपर ऑन आयरन नेल्स। इसकी वर्ड इक्वेशंस की बात करें कि वर्ड इक्वेशंस क्या होगी, तो वर्ड इक्वेशन क्या है, आयरन मतलब Fe, फेरियम, किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, कॉपर सल्फेट CuSO4 के साथ। तो कॉपर जो होता है आयरन से कम रिएक्टिव होता है कॉपर, इसलिए कॉपर को डिस्प्लेस करके कॉपर के स्थान पे क्या आ जाएगा, आयरन आ जाएगा, और आपका आयरन सल्फेट बनेगा FeSO4, और साथ में जो कॉपर होगी वो डिस्प्लेस होके बाहर निकल जाएगी। ठीक है, आगे हम बात करते हैं सलोनी टुक्स ए पीस ऑफ बर्निंग चारकोल। जो सलोनी है, एक गर्ल है, एक लड़की है, वो क्या करती है, वो कुछ पीसेज लेती है, किसके, बर्निंग चारकोल के कुछ पीसेज लेती है, एंड कलेक्टेड एंड द गैस इवॉल्व द टेस्ट ट्यूब, और उसकी गैस को क्या है, कलेक्ट कर लेती है एक टेस्ट ट्यूब में। अब आपको बताना है कि हाउ विल सी फाइंड द नेचर ऑफ गैस, अब वो कैसे फाइंड करेगी कि उस गैस का नेचर क्या है, वो गैस एसिडिक है या फिर बेसिक है। तो उसका सबसे अच्छा तरीका क्या है कि ऐड ए फ्यू ड्रॉप्स ऑफ वाटर, उस गैस में आपको कुछ ड्रॉप्स वाटर डालनी है, वाटर डालने के बाद उसको तेजी से हिलाना है, हिलाने के बाद क्या होगा, वो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, लिक्विड सोल्यूशन में, और इसके बाद आप लिटमस पेपर लेकर टेस्ट कर लेंगे कि एसिडिक है बेसिक है। तो यहाँ पर जब लिटमस पेपर आप लेके जाएंगे तो ब्लू लिटमस पेपर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, रेड में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब दैट मीन्स दैट इज एसिडिक इन नेचर। तो इससे हम पता लगा सकते हैं कौन सी गैस होता है। नॉर्मल तौर पे जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है उसके साथ ऐसा होता है। अगला है आपका राइट डाउन वर्ड इक्वेशन फॉर द ऑल रिएक्शंस टेकिंग प्लेस इन दिस प्रोसेस। इस प्रोसेस में जो भी रिएक्शंस होती हैं उन रिएक्शंस को आपको लिखना है। तो पहली रिएक्शंस आपकी क्या है, पहली रिएक्शंस आपकी है चारकोल। चारकोल जो होता है कार्बन होता है, कार्बन रिएक्ट करता है किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ। जब कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो क्या फॉर्म होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो रिएक्शन आपकी यहाँ पर लिखी हुई है, ये आपका सी मतलब होता है कार्बन, ऑक्सीजन मतलब O2 के साथ रिएक्ट करेगा, और कौन सी गैस फॉर्म होगी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक है, वर्ल्ड इक्वेशन में कार्बन फ्रॉम चारकोल, चारकोल का कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस फॉर्म करेगा। आगे देख लेते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट विथ वाटर। इसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड को हमने वाटर के साथ रिएक्ट कर दिया, जिसके बाद क्या फॉर्म हो गया, कार्बोनिक एसिड, और कार्बोनिक एसिड क्या करता है, ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देता है। तो आपका ये CO2 है, CO2 गैस है, गैस के साथ हमने H2O यानी पानी मिला दिया, पानी मिलाने के बाद क्या बन जाता है, हाइड्रोजन कार्बोनेट, और हाइड्रोजन कार्बोनेट क्या होता है, ये होता है कार्बोनिक एसिड। और चूंकि ये एसिड है और इसीलिए ये ब्लू लिटमस को किस में कन्वर्ट कर देता है, रेड में, जिसकी वजह से उसने फॉर्म कर लिया कि दैट इज एसिडिक या बेसिक नेचर। तो दिस इज एसिडिक इन नेचर। आइए देखते हैं नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन। तो लास्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 11, और क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि वन डे रीता वेंट टू ज्वेलर्स शॉप। एक दिन क्या करती है रीता, जो है वो जाती है ज्वेलर्स शॉप में। कहाँ जाती है, ज्वेलर्स शॉप में, एंड विद द मदर, अपनी माँ के साथ, एंड गेव एन ओल्ड गोल्ड ज्वेलरी, और उसको क्या करती है, एक ओल्ड ज्वेलरी देती है,
द गोल्ड मेज किसको, जो आपका सुनार होता है, किस लिए, पॉलिश करने के लिए। नेक्स्ट डे, अगले दिन जब वो उसे वापस लेने जाती है ज्वेलरी का, तो वो क्या करते हैं, फाउंड दैट देयर वाज अ स्लाइट लॉस, और उसे दिखता है कुछ नुकसान होता है इट्स वेट, उसके वेट में। कैन यू सजेस्ट अ रीजन फॉर द लेस ऑफ वर्थ, क्या आप कोई रीजन बता सकते हैं कि ऐसा रीजन क्या है। पूरा क्वेश्चन मैं एक बार फिर से समझा देता हूँ कि रीता एक लड़की है, वो अपनी मम्मी के साथ एक बार सोनार की दुकान में जाती है और वहाँ पर सोनार को एक सोने की एक ज्वेलरी देती है और बोलती है कि इसको साफ कर दो। वो अगले दिन आती है उसको लेने, जब वो लेती है और हाथ में रखती है तो उसे लगता है कि कुछ हल्का है, कुछ वेट इसका लॉस हुआ है। क्या आप बता सकते हैं कि ऐसा क्यों हुआ है। तो अगर आपने थ्योरी पार्ट देखा होगा तो आपने एक शब्द सुना होगा एक्वारेजिया। तो यहाँ पर एक्वारेजिया का कमाल है, क्या कमाल है देख लेते हैं कि टू पॉलिश अ गोल्ड अरेंजमेंट इट इज डिप्ड इन अ लिक्विड कार्ड एक्वारेजिया। सुनार क्या कर देता है, जो भी आप ज्वेलरी देते हैं उसको एक्वारेजिया के सोल्यूशन में डिप कर देता है। डिप करने के बाद एक्वारेजिया जो होता है सोने की जो ज्वेलरी है उसकी जो आउटर लेयर होता है उसको डिसॉल्व कर लेता है और उसको अपने पास रख लेता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो आपका सोना होता है वो बच जाता है। तो यहाँ पर आंसर आपका है टू पॉलिश अ गोल्ड इट्स डिप्ड इन लिक्विड called aquaresia. Aquaresia is a mixture of hydrochloric acid and nitric acid in 3.3:1. On getting the environment, the aquaresia, the outer layer of gold dissolve एंड द इनर शाइनिंग लेयर अपीयर्स, यानी जो आउटर लेयर होती है वो डिसॉल्व हो जाती है, इसके बाद जो अंदर की लेयर होती है वो शाइनिंग दिखाई देती है। एंड द डिसॉल्विंग ऑफ लेयर केज द रिडक्शन ऑफ वेट, और चूंकि उसकी लेयर डिसॉल्व हो जाती है और इसी वजह से उसका जो वेट में रिडक्शन आपको फील होता है। दैट इज द योर करेक्ट आंसर। होप आपको समझ में आ गया होगा। तो ये आपका सेकंड पार्ट रहा जिसमें हमने एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस के सारे क्वेश्चंस को आंसर के साथ डिस्क्राइब किया है। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर अभी तक आपने फर्स्ट पार्ट का वीडियो नहीं देखा है तो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट का वीडियो देखिए, उसके डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाकर आप वीडियो देख सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद नहीं आया है तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, और अगर आप वीडियो में नए हैं, आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं, आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल and press the bell icon and for daily notification. Thank you so much. Vande Mataram. Jai Hind.